दोस्तों, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। आज हम साक्षात्कार के लिए, विचार विमर्श के लिए और साहित्य यात्रा को खंगालने के लिए हमारे अतिथि हैं डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य समिति से एक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो हम उसके बारे में भी पूछेंगे और जानना चाहेंगे उनकी साहित्य यात्रा कैसी रही। स्वागत है स्नेहलता जी। मैं दोस्तों ये बता दूं कि स्नेहलता जी रायपुर में रहती हैं और उन्होंने बहुत सारे व्यंग्य संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने हिंदी काव्य के उद्भव और विकास और मेरे देश की महान नारियां जैसे उपलब्धिपूर्ण रचनाएं की हैं। इसके अलावा पीएचडी शोध प्रबंध, शोध निर्देशन वगैरह का कार्य भी करती रही हैं। उनके ज्ञान और उनकी अनुभव का आज हम फायदा उठाएंगे। स्वागतम। अपनी साहित्य यात्रा के बारे में, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा या हमारे दोस्तों को ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने अपना साहित्यिक सफर शुरू किया, कौन सी प्रेरणा थी कि आपने लिखने के लिए मन बनाया? देखिए, लेखन तो ये आत्मा से जुड़ी होती है, मन से जुड़ा होता है जी। जब मन में बहुत सारे विचार कौंधने लगते हैं, बहुत सारी विसंगतियां उनमें मौजूद रहती हैं और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, अगर उसके पास कलम की ताकत है तो वही विचार उसकी कलम से उतरने लगते हैं और वो साहित्य की ओर प्रेरित हो जाता है, क्योंकि बिना अंतः प्रेरणा के कोई भी कलम नहीं साध सकता। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई, कुछ ऐसी ही बातें होती रही, कुछ ऐसी ही स्थितियां आती रही कि जब मैंने कलम का सहारा लिया तो मतलब इतने विषय मिलते चले गए कि मेरी कलम फिर रुकी ही नहीं और मुझे एक अच्छा साथी मिला कलम के द्वारा कि मैं अपनी परिस्थितियों को सामने रख सकूं। बहुत आपके परिवार के जो वातावरण है वो साहित्यिक वातावरण रहा, ऐसा लगता है, ताकि उससे आपको प्रभाव मिला कुछ? नहीं, मेरे घर का साहित्यिक वातावरण बिल्कुल भी नहीं रहा। अच्छा। केवल वैसी ही पढ़ाई हुई कि नौकरी लग जाए, बाकी किसी को ऐसा पढ़ने लिखने में विशेष रुचि नहीं थी। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आर्थिक जी जो कमी रहती है उसके कारण भी आदमी शायद पढ़ने लिखने के प्रति रुचि नहीं रखता है। वो ये सोचता कि बस उतना ही अध्ययन करें और उतनी ही अपने आप में योग्यता लाए कि हमारी नौकरी लग जाए। तो इस तरह से परिस्थितियों से उलझता रहा मेरा परिवार, जूझता रहा मेरा परिवार किसी तरीके से। इसलिए पढ़ने लिखने का माहौल मुझे नहीं मिला, लेकिन पढ़ाई के लिए रोका भी नहीं गया कभी। हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी, तो मुझे कहा गया कि तुम पढ़ो। तो ये शुरू कब से हुआ आपका साहित्यिक सफर? ये शुरू हुआ है सन 75-76 से शुरू हुआ। अरे वाह जी। मुझे याद आ गया, 1975 में मेरी भी पहली कविता छपी थी। आपका कौन सी रचना पहली बार प्रकाशित हुई? पहली बार तो मैंने एक कहानी लिखी थी, अंतर्द्वंद। वो शायद 73 में लिखी थी, जिसको मैंने छुपा के रखा 2-3 सालों तक। किसी को बताने में संकोच हो रहा था कि कोई हंसेगा तो नहीं, मैंने पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन महाविद्यालय में 2-3 प्रोफेसर थे, तो उनको मैंने दिखाया कि भाई मैंने ये कहानी लिखी है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, आप इसको छपाओ। तो मैंने इसे नागपुर से जो नवभारत निकलता था जी उसमें इस कहानी को भेजा, तो मेरी कहानी छप गई। वहीं से मेरी प्रेरणा मिलती रही मुझे। तो ये 1975-76 में हुआ? जी।
बहुत सुंदर, और बहुत अच्छे अखबार में प्रकाशित हुए। किन किन विधाओं पर आपका कार्य हुआ है इस यात्रा के दौरान? मैंने शुरू में कहानियां लिखी, 10-12 कहानियां लिखी। उसके बाद मैं अचानक व्यंग की ओर मुड़ गई। कुछ ऐसी व्यंग के समाज, व्यंग लेखकों का जो समाज होता है वो ये सोचता है कि महिलाएं व्यंग नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो क्षेत्र रहता है वो बहुत सीमित रहता है। उनकी जो सोच है वो घर गृहस्थी, एक जगह मैंने पढ़ा था कि महिलाओं के बारे में लिखा था कि उनका जो दायरा है वो शयन कक्ष से लेकर के किचन तक होता है, और किचन से लेकर के शयन कक्ष तक होता है, इसके बाहर उनका दायरा नहीं होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से, तो उनका दायरा वहां तक होता है जहां तक पुरुष नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इसलिए मैंने व्यंग लिखना शुरू किया, और मेरा व्यंग मेरे घर से ही निकला कि सुनते थे बहुत शोर कुत्ते की वफादारी का, पाल के देखा तो एहसान फरामोश निकला। तो मैंने ये रचना लिखी और लिफाफे में बंद की और इंदौर की नई दुनिया में भेज दिया। ये सन 81-82 की बात है। तो वो छप के आ गई। अरे वाह! बस तभी से मैंने कहानियों को छोड़ करके व्यंग की ओर मुड़ गई। तो कहानी के जो आपके संग्रह हैं ये बाद के हैं? नहीं, कहानी के का संग्रह मेरा कोई है ही नहीं। अच्छा। वो तो एक ऐसे राष्ट्रीय, हाँ, बाकी तो मेरे सारे के सारे संग्रह व्यंग के ही हैं, और व्यंग से ही शुरुआत हुई थी, तो उसी के संग्रह मेरे निकलते चले गए। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में लतीफ घोंगी साहब थे, राष्ट्रीय स्तर के नक्षत्र थे, वो सितारा थे व्यंग में, तो उनका साथ भी मुझको बहुत मिला। संपादन आपने किया उनकी जी किताब का? जी हाँ, किताब का संपादन किया आपने? जी हाँ। ये आधुनिक हिंदी काव्य का उद्भव और विकास, ये संदर्भ ग्रंथ है, शोध प्रबंध है। शोध प्रबंध आपने पीएचडी के लिए किया होगा? जी हाँ, जी हाँ। तो इसको छपवाया? इसको कानपुर से ही छपवा दिया था उसी समय, मेरे ख्याल से सन 86-87 की बात है। अच्छा। तो अमन ने छपा था? जी, अमन प्रकाशन से? अमन प्रकाशन नहीं, प्रकाशक कौन था इस किताब का? अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा प्रकाशन था उनका। विद्या प्रकाशन। विद्या प्रकाशन जी। अच्छा, क्योंकि अगर ये किताब आप हमें दे सकती हो तो विचार कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका टाइटल है, हाँ, तो विचार कीजिएगा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य की किस विधा में आपने काम किया और किस विधा में आपकी रुचि सर्वाधिक है? तो व्यंग में ही, हाँ, मेरी रुचि तो व्यंग में ही है और व्यंग ही लिखना चाहती हूँ। अब कहानियों की तरफ मेरी शैली जो है ना, वो घबरा जाती हूँ मैं कि अब कहानी की शैली को, व्यंग की शैली को कहानी की तरफ कैसे मोड़ूं। तो अब वैसे ये बड़ा अच्छी खोज होगी कि कहानियों को व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा जाए। हाँ जी, हाँ। लेकिन कविता के क्षेत्र में आपने प्रवेश ही नहीं किया, या कैसे जीत गई कहानियां? नहीं, कविताएं भी लिखती थी। वो दौर था जब कविताएं भी लिखती थी, कॉलेज में, महाविद्यालय में, जब मैं प्रोफेसर थी तब। लेकिन इस तरह से कविताएं नहीं लिखी कि उनका मैं जिक्र कर सकूं, अच्छा, या उनको छपवा सकूं। पर मैंने कविताएं भी लिखी हैं, गजल भी लिखी हैं, शेर शायरी भी लिखी है, सब कुछ किया है। श्रीलता जी, कैसा भी लिखा हो लेकिन वो तो निधि है, उससे आप छपाए क्यों नहीं? हाँ, नहीं छप पाया। और आप ऐसा कीजिए, अपनी इन कविताओं का संकलन करके हमें दीजिए जी, तो उपलब्ध रहना चाहिए। छोटी कविता हो, थोड़ी कमजोर कविता हो, फिर भी मैं समझता हूँ जो आपकी भाषा, अनुभव भाषा शैली वगैरह जो है वो ऐसी होगी कि कविताएं बड़े काम की होंगी। आपको लग रही होंगी अरे ये तो बड़ी हल्की सी चीज है, पाठक को क्या लगता है ये तो पता चलना चाहिए, है ना? तो आप संकलन करके हमें दीजिए, हम छापते हैं उसको। उस समय जब मैंने ये गजल लिखी थी, कविता लिखी थी, कविता ही कहिए, तो राजनीति में बड़ा उथल पुथल मच रहा था। और हमारा चूंकि शासकीय महाविद्यालय था,
तो हर बार नेता आ जाते थे, कई बार तो वो मेरे हाथ से माइक भी ले लिया करते थे कि आप सरकिए, मैं ही संचालन करूंगा। तो इस तरीके से हुआ। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि याद है उस दिन कहा था आपने, याद है उस दिन कहा था आपने, खिलने लगेंगे फूल फिर गुलमोहर की। याद है उस दिन कहा था आपने, अब देखिए भूल गई हूँ। आएंगी फिर से बहारें अब नहीं, खिलने लगेंगे फूल फिर गुलमोहर के। याद है उस दिन कहा था आपने, बदला हुआ है आज कुछ मौसम यहाँ। आएंगी फिर से बहारें अब नहीं, खिलने लगेंगे फूल फिर गुलमोहर के। ये तो बहुत बड़ी सुंदर कविता है। इतनी अच्छी कविता लिखती है और आपने उनका प्रकाशन नहीं कराया। नहीं किया। सचमुच मैं विश्वास कीजिए, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका जो शब्दों का चयन है इस चीज के लिए। तो इसको लिखिए। आपकी जो व्यंग की रचनाएं हैं विशेष करके, उनमें विषय वस्तु का चयन कैसे कर लेती हैं आप? कैसे आसपास से उठाती हैं व्यक्ति? हाँ, आसपास से भी उठाती हूँ, खुद अपने जीवन से भी उठाती हूँ, कई बार परिवार के सदस्य से भी उठा लेती हूँ, कई बार मित्र मंडली से भी मिल जाता है, कई बार अखबार पढ़ती हूँ तो उसमें से भी मिल जाता है जी। मैं जो विषय उठाती हूँ तो मैं उस पर कई दिनों तक चिंतन मनन करती रहती हूँ जी। कि ये रचना किस तरीके से लिखी जाए कि समाज के लिए हितकारी हो, समाज में जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर मैं चोट कर सकूं, ताकि समाज में इस बात को कल्याणकारी तौर पर मैं रख सकूं। तो इस तरीके से मेरे विषय का कोई सीमा नहीं होती है, कोई बाध्यता नहीं होती है कि मैं इसी पर लिखूं। मुझे जो भी मिलता है विषय मैं उस पर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूं तो महिलाओं पर ही लिखती रहूं, मैं राजनीति पर बहुत लिखती हूँ, समाज पर भी लिखती हूँ। महिलाओं पर तो बहुत कम लिखा है, बल्कि नहीं के बराबर लिखा है। तो क्योंकि व्यंग्य अक्सर सामाजिक विसंगतियों से ही निकलता है और आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। मुक्तिबोध ने कहा था कि जो है वो बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर चाहिए। ठीक बात है। तो ये बात व्यंग बताता है, संदेश देता है इस बात का। मैं इसकी पूर्ति करने की अनुमति चाहता हूँ। पूर्तियों करने के लिए जो है उसके अलावा जो नहीं है वो चाहिए, बिल्कुल, और साथ ही जो है उससे बेहतर और चाहिए, वो और चाहिए जी। तो दो चीजें हैं, एक तो बेहतर चाहिए और दूसरी चीज मात्रा में भी और चाहिए। सही बात है। दोनों पक्ष हैं। तो व्यंग में विषय वस्तु का चयन कितने प्रतिशत वास्तविक घटनाओं का या कितने प्रतिशत काल्पनिक घटनाओं से हम सोच सकते हैं आपसे? मेरी जो व्यंग रचनाएं हैं वो वास्तविक घटनाओं पर ही ज्यादा हैं, लेकिन व्यंग को पठनीय बनाने के लिए, उसे उसकी शैली को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कल्पना के रंग तो घोलने ही पड़ते हैं, क्योंकि बिना कल्पना के साहित्य पठनीय नहीं हो सकता। परंतु जो बातें होती हैं उनमें कल्पना नहीं होती है, ठोस यथार्थ की बातें होती है, इसी धरती की बातें होती है, लेकिन वो धरती अच्छी लगे इसलिए तो हम फूल खिलाते हैं। ठीक बात, बस ये बात है। बढ़िया। कौन सी रचना आपको सबसे प्यारी लगती है? किसी एक रचना का नाम लीजिए। वैसे तो लिखने वाले को अपना हर चीज प्यारा लगता है, हर शब्द प्यारा लगता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें से चयन करना हो तो आप किस रचना का चयन करेंगे? देखिए, हाँ, जो आपने बात कही कि लेखक अब माँ के लिए जैसे सारे बच्चे अपने प्रिय होते हैं जी, चाहे वो होशियार हो चाहे होशियार ना हो, चाहे कुरूप हो चाहे सुंदर हो, उसे अच्छे ही लगते हैं। वैसे ही हर रचनाकार को अपनी रचनाएं अच्छी लगती हैं। परंतु एक समय था जब मुझे एक रचना बहुत अच्छी लगती थी और उसको लोगों ने खूब सुनना चाहा जी, रायपुर के मंच से, एक और मेघदूत। एक और मेघदूत, जी, वेरी गुड। तो उसमें यही बात थी कि आज जो शिक्षण संस्थाएं हैं जी, पहले की शिक्षण संस्थाएं भरी होती थी बच्चों से, क्लासें भरी होती थी, बच्चे इंतजार करते थे कि हमारे गुरुजी अभी तक नहीं आए, सर अभी तक नहीं आए, क्या हो गया। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है।
जी। आज गुरुजी कक्षा में होते हैं परंतु बच्चे नहीं होते हैं, और वो गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए, बच्चों को किस तरीके से क्लास में बुलाया जाए, छात्रों को। तो वो मेघदूत की कल्पना करते हैं जी। और मेघदूत को संदेश देते हैं कि तुमने कालिदास का संदेश तो पहुंचा दिया था, हाँ। यक्ष का संदेश तो पहुंचा दिया था, मेरे ऊपर भी कृपा करिए और मेरा ये संदेश भेजिए मेरे बालकों को कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आते हैं। नहीं, और क्या वो रास्ता बताता है पूरा का पूरा कि यहाँ यहाँ मिलेंगे, सिनेमा घर में मिलेंगे, पान ठेले पर मिलेंगे, और इधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे। तो मैं वापस आकर के उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, 2 बूंद निकलते हैं, और कहते हैं कि सर आप बुरा मत मानिए, आपके बच्चों को अब गुरु की तलाश नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सब के हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में गूगल खुला हुआ था। वो कहते हैं कि नहीं, गूगल सर है ना, मैं गूगल सर से सारी सहायता ले लेता हूँ, और जब मैं एग्जामिनेशन देने आऊंगा तब जरूर कॉलेज में एक बार आऊंगा, सर से कहिएगा कि डोंट वरी। तो ये रचना जो मैंने लिखी थी तो कई बार यहाँ पर बहुत सुनने की चाहत महसूस की लोगों ने, और खूब चाव लेकर के सुनते थे इस रचना को। मेघदूत की बात पे मुझे याद आ गया, मैंने भी उसका काव्य अनुवाद किया है जी। अच्छा। यक्ष कथा के नाम से। अच्छा अच्छा। तो थोड़े से परिवर्तन किए हैं और प्रेजेंटेशन चेंज करी है। लेट अस सी। आगे पात्रों के बारे में आपसे जब बात हो गई तो आपकी जो व्यंग रचनाएं हैं जी, उनमें कोई अनूठी घटना जिस पर आपको विचार करना पड़ा हो कि इसको कैसे लिखा जाए, या क्यों लिखा जाए, या क्यों ना लिखा जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई दृष्टांत? हाँ, वैसे तो मैं इन बातों की चिंता नहीं करती हूँ कि थोड़ा सा हमको लेखनी को भी थोड़ा सही रास्ते में रखना पड़ता है। पहले से ही ये विचार करना पड़ता है कि इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए या न किया जाए जी। मगर हमारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ते थे एमए फाइनल में, तो उनमें भी 1-2 व्यंग्यकार थे जो मुझसे भी एज में बड़े थे जी। और वो पत्रकार थे। तो मैं उनसे डरती भी थी मनी मन कि ये इतने बड़े हैं, मैं इतनी छोटी हूँ, इनको डांट भी नहीं सकती हूँ। आज के जो गिरीश पंकज है वो भी मेरे विद्यार्थी थे। अच्छा। हाँ जी। और एक विनोद शंकर शुक्ल हुआ करते थे उस समय। तो वो मेरे साथ थे प्रोफेसर। तो हम एक विद्यार्थी की शादी में गए, वो आज भी पत्रकार है वो विद्यार्थी, बहुत अच्छा स्टूडियो चलाता है। तो मैंने वो हमेशा प्रगतिवादी या प्रगतिशीलता की बात किया करते थे कि परंपराओं से हटकर करना चाहिए, ये क्या है शादी विवाह में और लिफाफे और ये और वो चलता है, क्या हम एक दिन खाना नहीं खिला सकते, ये तो लोगों के ऊपर हम अत्याचार करते हैं कि हम बुलाएं, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो लिफाफा लेकर आए। तो मैंने उस पर व्यंग, क्योंकि उसकी शादी में भी वही सब हुआ, लिफाफे का लेना, हम भी लिफाफा लेके गए थे, कस्टम है वो तो। जी, हम भी लिफाफा लेके गए थे। मैंने आके दूसरे दिन उस पर व्यंग लिख दिया। और उन दिनों हम छपा भी बहुत करते थे क्योंकि प्रेस से हमारा साक्षात्कार होता रहता था, हम अपनी रचनाएं लेकर जाते थे और लिफाफा वहां छोड़कर आते थे। अब आज तो साक्षात्कार होता ही नहीं है क्योंकि मेल से भेजा जाता है, ऑनलाइन सब चल रहा है। तो और वो रचना छप भी गई। तो उसने बहुत लड़ाई की हमसे कि आपने मेरे ऊपर ही लिखी है। ये जो आप दृष्टांत बता रही हैं, मैंने ये आपकी कोई कहानी या व्यंग कहीं पढ़ा हुआ है ये, क्योंकि कुछ कुछ जहन में आ रहा है कि आपने लिफाफे के ऊपर लिखा था। बोला ये मुझे ध्यान नहीं कि वह आपकी कहानी थी या कौन सी थी, लेकिन विषय वस्तु से मैं उसे याद कर पा रहा हूँ और बड़ी रोचक थी जी। तो किस तरीके से वो देखती है सब और उसकी अपने व्यंग में उसकी चर्चा करती, उसी पर था प्रगतिशीलता की खोज। अगर आपके पास कोई लघु व्यंग्य कथा हो तो हम चाहेंगे कि आप उसका थोड़ा सा पाठ कर दें। एक लघु कथा है जो मैंने माँ के चले जाने के बाद जी लिखी थी। अच्छा।
कदर, उसका शीर्षक है कदर। हम्म। शाम 5 बजे माँ अपने बिस्तर पर 2-3 छोटी छोटी पोटली खोलकर बैठी हुई थी। शाम के 5 बजे माँ अपने बिस्तर पर 2-3 छोटी छोटी पोटली खोलकर बैठी सामान इधर से उधर कर रही थी। मैंने पूछा, माँ आराम क्यों नहीं करती? वो बोली, देखो ना, ये सामान इधर से उधर पड़ा रहता है, मैंने इन्हें पोटलियों में सलीके से रख दिया है, जिसको जरूरत होगी मांग लेना। मैंने कहा, देखूं तो जरा क्या रखा है आपने इन पोटलियों में। सामान देखकर मैं बोली, क्या माँ, सारा का सारा कचरा समेट कर रख लिया है। जब घर के और लोग ध्यान नहीं देते तो तुम्हें क्या पड़ी है? दिन भर क्यों इससे जूझती रहती हो? आराम किया करो। वो बड़े लाड से बोली, ऐसा नहीं कहते, ले ये सेफ्टी पिन तू भी रख लेना। कहते हुए 10-12 सेफ्टी पिनों का गुच्छा मेरी ओर बढ़ाया। जंग खाए पिनों को देखकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और उनके हाथ से लेकर उन्हीं की ओर फेंक दिया। माँ ने उन्हें उठाकर फिर छोटी सी पोटली में बांध दिया। बात आई गई हो गई। लगभग 8 दिनों के बाद मैं कॉलेज जाने की तैयारी में थी। साड़ी ठीक करने के लिए एक सेफ्टी पिन की जरूरत थी। साड़ी ठीक करने के लिए एक सेफ्टी पिन की जरूरत थी। मैं बौखलाई सी पूरे घर में ढूंढ रही थी। अचानक माँ की सेफ्टी पिन वाली बात याद आ गई। अचानक माँ की सेफ्टी पिन वाली बात याद आ गई। झल्लाहट में भी आंखें नम हो गई, पर मजबूर हो गई थी। काश माँ के दिए हुए सेफ्टी पिन रख लिए होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी इसको याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। सही बात है, वो छोटी सी सेफ्टी पिन हाँ, किसी समय पर जरूरत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। बन जाती है। बुजुर्गों की आदत भी रहती है, वो सारा सामान संभाल के रखने लगते हैं। आज मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ तो मैं याद करती हूँ ठीक बात है। अब कि वो कैसे संभाला करती थी, आज मैं सिखाना संभालती हूँ। पड़ेगा, बच्चों को तो सिखाना पड़ेगा ना, ये और वही आगे उनके काम आता है। लेकिन सीखते समय जब वो उसके ऊपर हाँ, विरोध करते हैं कि अरे ये क्या बकवास। पर आज के समय में ये बातें उपयोगी नहीं है, क्योंकि आज तो ऐसा है ना कि आज यूज किया कल थ्रो किया, ऐसी वाली की संस्कृति आ गई है। आ गई है। तो व्यंग विधा में आगे चलते हुए आपका अनुभव कैसा रहा कि ये विधा एक स्वतंत्र विधा मानी जाए या इसको सबका सप्लीमेंट माना जाए? देखिए, आज तो व्यंग्य विधा साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, संस्मरण, जो भी हो, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, सभी विधाओं के ऊपर गजेटेड ऑफिसर की तरह रह रहा है। उसका जो ओहदा है वो बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया। आज किसी भी पत्रिका में आप अपनी रचना भेजिए, यदि आपने उसमें लिख दिया है कि यह मेरी व्यंग्य रचना है, तो वो निश्चित रूप से छपेगी। अच्छा। चाहे वो कैसी भी हो। अच्छा। हर पत्रिका में देख लीजिए, हर अखबार में देख लीजिए, कॉलम व्यंग्य का रहता ही रहता है। तो आज व्यंग्य का ही जमाना है, क्योंकि आदमी व्यंग्यात्मक ढंग से ही सोचने लगा है, व्यंग्यात्मक ढंग से ही काम करने लगा है, व्यंग्यात्मक ढंग से ही एक दूसरे से बात भी करता है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी सच्चा है कि नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। हर आदमी के चेहरे पर मुखौटे लगे हुए हैं। तो ऐसे में व्यंग्य नहीं लिखा जाएगा तो और क्या लिखा जाएगा? आत्मा से निकली हुई कहानियां आजकल लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता, व्यंग्य ही मजा आता है। एक्चुअली लोगों की कामकाज में इतना समय चला जाता है, ऊर्जा व्यय हो जाती है कि वो लोग पढ़ाई की तरफ या गंभीर विषयों की पढ़ाई की तरफ नहीं मुखातिब होते। और हास्य व्यंग हल्का फुल्का जो होता है उसके बारे में उनकी ज्यादा रुचि बढ़ती रहती है। वैसे इसी संदर्भ में हास्य और व्यंग के बीच में जो ये अंतर किया जाता है, आपके नजर में क्या है? ये अंतर है या एक जैसी चीज है? देखिए, गंभीरता आदमी को बोझिल बना देती है, इसलिए गंभीरता चूंकि सच्चाई पर ही टिकी होती है, तो उसे हम उपहास की शैली में तो लिख नहीं सकते। जी। तो उस
गंभीरता को पाठक आत्मसात करे, उस पर चिंतन मनन करे जी उसे याद रखे। इसलिए हास्य बहुत जरूरी है जी। यदि उसमें थोड़ा सा भी हास्य हो गया तो निश्चित रूप से वह पूरी रचना पढ़ पाएगा, अन्यथा बहुत ज्यादा गंभीर रचना बोझिल हो जाती है। और हर पाठक सुधरने के लिए उसको नहीं पढ़ता है, वो आनंद के लिए पढ़ता है, आनंद के लिए पढ़ता हूँ जी, मनोरंजन के लिए पढ़ता है। इसलिए उसमें हास्य बहुत जरूरी है। फुअर हास्य नहीं होना चाहिए। फुअरता हास्य में, अगर हास्य में फुअरता आ जाती तो निश्चित रूप से रचना का जो स्तर है वो गिर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो रचना की गंभीरता बनाए रखने के साथ साथ हास्य पर भी उसमें निश्चित रूप से पुट होना चाहिए, ताकि रचना सरस बन सके, रोचक बन सके और पठनीय बन सके। बिल्कुल ठीक बात। व्यंग के बारे में एक और बिंदु चलता है जिस पर आपका विचार जानना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्यंग की उत्पत्ति सटायर से हुई, इंग्लिश लिटरेचर में सटायर से हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि व्यंग तो सटायर के पैदा होने के पहले ही इंडिया में पुराने ग्रंथों में मिलता है। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए सर, मैं तो ये मानती हूँ कि व्यंग किसी से नहीं निकला है। जैसे ही मनुष्य में भाषा की ताकत आई, जैसे ही उसने भाषा सीखी, व्यंग उसी समय पैदा हो गया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भाषा नहीं थी तब भी आदमी के भीतर व्यंग था, क्योंकि उसे हर बात तो पसंद नहीं आती थी। वो बहुत सी बातें हैं जो अपने इशारों से करता होगा, इशारों से नाराज भी होता होगा, इशारों से आश्चर्य भी व्यक्त करता होगा। तो भाषा के साथ ही व्यंग आया है। व्यंग कोई बाद में पैदा होने वाली चीज नहीं है कि दुनिया पैदा हो गई, आदमी भी पैदा हो गए, समाज भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन व्यंग नहीं था। व्यंग तो शुरू से ही है। हमारे लोकगीतों में देखिए आप, कितना व्यंग है। लोकगीत तो व्यंग से भरे हुए हैं। और शादी ब्याह में जो गाने गाए जाते हैं, गाली गाई जाती हैं, वो कितने बड़ा व्यंग है, कोई उसका बुरा नहीं मानता है। पहले की जो नाटक हैं वो व्यंग से भरे हुए हैं। तो व्यंग सटायर से प्रभावित होकर के पैदा नहीं हुआ, व्यंग अपने आप आया है भाषा में, क्योंकि आदमी के जो व्यवहार होते हैं, जो प्रसंग होता है, जो बातचीत करने की कला होती है, कोई बात पसंद आती है, कोई बात नहीं आती है, किसी बात का आदमी विरोध करना चाहता है लेकिन गालियां नहीं देता है, वो व्यंग में ही बात करता है। तो व्यंग तो जन्मजात है, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो आत्मसात करके ही पैदा होता है व्यंग। और ये समाज का ये जो वातावरण है, यही व्यंग के लिए कारक बनता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आपस में जो अविश्वसनीयता पैदा हो रही है, हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा है। भरे बाजार में भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि किसी पर उसको विश्वास नहीं रहा। यही तो व्यंग के उत्पन्न होने के बहुत सारे जरिए हैं, जिनसे व्यंग ही व्यंग उत्पन्न हो रहा है। और इसलिए आज व्यंग भी साहित्य में बढ़ चढ़ करके सर्वोपरि माना जा रहा है। एक चर्चा के दरमियान आया था विषय कि व्यंग के कार्य क्षेत्र या सीमा या स्कोप क्या है, तो ये बात आई कि व्यंग तो ज्यादातर नेताओं पर, थोड़ा थोड़ा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पर, और बाकी थोड़ा बहुत प्रथाओं के ऊपर सीमित होकर रह गया, जबकि व्यंग का क्षेत्र स्कोप अपार है। तो ऐसा क्यों लगता है कि न्यायालय से रिलेटेड किसी बात के ऊपर कोई व्यंग नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम पर कोई व्यंग नहीं करता, पर्यावरण पर कोई व्यंग नहीं करता? तो क्या है, क्या व्यंगकार जो है ना वो थोड़ा सीमित होकर के रह गए हैं, क्यों, या वो डरते हैं, दुविधा में रहते हैं ऐसे विषयों पर व्यंग करने के लिए? आज की पता नहीं क्यों ऐसी मानसिकता हो गई कि व्यंग की शुरुआत राजनीति से ही होना चाहिए, या व्यंग तो राजनीति पर ही किया जा सकता है। शायद राजनीति का जो आचरण है वो व्यंग के ज्यादा अनुकूल है, व्यंग लेखन के ज्यादा अनुकूल है। इसलिए व्यंग बड़ी सरलता से राजनीति पर हम लिख सकते हैं। क्योंकि न्यायपालिका एक गंभीर संस्था है, पर्यावरण भी एक गंभीर समस्या है, शिक्षा पर तो लिखे जाते हैं,
परंतु उतना उनको स्कोप मिलता नहीं है लिखने वाले को जितना स्कोप राजनीति में भरा हुआ है। राजनीति तो एक प्रकार से व्यंग्यकारों के लिए एक चारागाह जैसा है कि आप खूब चलिए, खूब लिखिए। लेकिन देखिए, उससे ज्यादा कठिन परिस्थितियां या विसंगतियां न्याय व्यवस्था में है कि आदमी चोरी के इल्जाम में गया, तो मान लो अगर उसको सजा 2 साल की होती है, 1 साल की होती है, 6 महीने की होती है, तो वहां पर 3-3 साल तक वो विचाराधीन कैदी पड़े रहते हैं। बिल्कुल। कि जितनी सजा उनकी थी उससे ज्यादा वो जेल में बिताता है। कोई नहीं देखता इस विषय पर। दूसरी चीज, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपके किसी भी मामले को स्पष्ट रूप से न्यायालय के बाहर ही निर्णय किया जा सकता है कि ये होगा या नहीं होगा। जी, प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं इसको। जी। लेकिन जब जजमेंट आते हैं न्यायालय से तो प्रिडिक्टेबिलिटी के विपरीत होते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ पता ही नहीं चलता। जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनमें न्यायालय सुनवाई करते रहते हैं, डेट लगती रहती है। जी हाँ। लेकिन फालतू के मामलों में रात को 2:30 बजे भी न्यायालय खुल जाता है। ये ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हमें कहना चाहिए। हाँ, आपके सही, ये सही प्रश्न है और ज्वलंत समस्याएं भी हैं। इस तरह के केस बहुत हो रहे हैं। देख लीजिए, नोटबंदी का दीदी हाँ आया, जी, केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस को ड्रैग कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली नोटबंदी को सपोर्ट कर दिया, जबकि नोटबंदी लीगल नहीं थी। ऐसी चीजों पर हमें डर लगता है, भय लगता है कि न लिखे कुछ, या दुविधा होती है, या ऐसे विषय दिमाग में आते ही नहीं। दिमाग में भी आते हैं, लेकिन इन पर लिखना इतना आसान नहीं। हर व्यंग्यकार अपनी कलम को बचा के भी चलता है और इस दुविधा में रहता है कि इसके पक्ष में लिखे या विपक्ष में लिखे। क्योंकि न्यायालय जिस बारे में हम सोचते हैं कि न्यायालय ने इसके पक्ष में न्याय नहीं देना चाहिए था, पर न्यायालय दे देता है, तो वो जो सरकार है जी, सरकार के विपरीत भी एकदम नहीं जाता है वो। हालांकि वो तो सुप्रीम संस्था है, वो किसी के दबाव में नहीं रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो भी है अभी जो चल रहा है, दल है, बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे विपक्ष हैं, किस पक्ष का आदमी आकर के जजमेंट कर रहा है, किस पक्ष का आदमी आकर के नियम बना रहा है, इस पर भी बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन आदमी इतना, लेखक जो है ना, वो इतनी गहराई से सोचना नहीं चाहता और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको लगता बस ये रचना आज जल्दी से पूरी हो जाए तो कल छप जाए। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि छपास का कारण भी है। वो बहुत ज्यादा गंभीरता से लिखना नहीं चाहता, न ही गंभीरता से अपना मत देना चाहता, या उनको ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि व्यंग्य लिखा जा रहा है इसलिए व्यंग्य लिख रहे हैं। इस तरह का भी है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, शायद हो सकता है आपके लिए विषय वस्तु मिल जाए इन चीजों में। 1 साल पहले जी, किसानों के कुछ वर्ग ने या कुछ हिस्सों ने, जिसमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे, किसान आंदोलन का प्रारंभ किया। किसान आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए था, लेकिन वो इन 3 प्रदेशों को छोड़ करके और दिल्ली को घेरने के अलावा कहीं को किसी की कोई चीख पुकार नहीं मची। प्रदर्शन एक आधी बार जरूर हुए, लेकिन कोई किसी किसान ने मना नहीं किया। यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डायरेक्शन देने की बजाय या कोई सॉल्वेज करने की बजाय ड्रैग करके रखा अब तक। जी। तो ये जो न्यायालय की नीति है, या कैसे चलना चाहिए, कहाँ आपको लॉ की सपोर्ट मिलती है, कहाँ जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट? जी हाँ, तो मेरी सजेशन ये है कि ऐसी चीजों के ऊपर विचार करके लिखा जाना चाहिए व्यंग्यकारों द्वारा। हाँ, तो व्यंग्यकार अब ऐसा है ना सर कि न्यायालय भी हो सकता है किसानों के पक्ष में, और वो कहता हो, वो सोचता होगा कि भाई साफ निर्णय दो ना, साफ कहना सुखी रहना। नहीं तो निर्णय कैसे देगा? क्यों नहीं देगा? निर्णय कैसे देगा? निर्णय कर देगा, कुछ कानून रद्द किए जाते हैं। हाँ, सरकार के विपक्ष में भी तो नहीं जाना चाहते ना।
वो इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको सरकार से सुविधा मिलती है। बस हाँ, तो यही बात है ना, सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे अपनी बट्टे। कलम को भी कोई नहीं फंसाना चाहता। देश हित में आज कितने ऐसे लोग हैं जो देश हित में अपने कलम को फंसाते, कोई नहीं फंसाता। तो पहले की यहाँ बात आप भूल जाइए, यही जो भगत सिंह यही और चंद्रशेखर आजाद और कौन जी कौन हुए थे, जी तो वो जान पर खेल गए, लेकिन अब आजकल कोई कलम पर भी नहीं खेलता है। ठीक व्यक्तिगत बात। सोच बहुत ज्यादा अंदर घर कर गई है। इसे व्यंग की सीमाएं कह सकते हैं कि जी सारी हाँ, विसंगतियों पर व्यंग नहीं लिखा जा सकता। नहीं नहीं लिखा जा सकता। आजकल लेखकों की संख्या बहुत हो गई, बाढ़ सी आई हुई प्रतीत होती है। हर गली मोहल्ले में लेखक कवि और साहित्यकार पैदा हो गए हैं और इतना कुछ लिख रहे हैं कि ये समझ ही में नहीं आता कि लिख क्या रहे हैं। लिख क्या है। तो वो जो लिखावट हो रही है वो पाठकों तक उसकी पहुंच भी नहीं हो पा रही है, एक। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसका कुछ उपयोग या उपयोगिता नहीं होती सिवाय परिक्रमा के। आपका परिक्रमा शब्द बहुत अच्छा है। देखिए, आपने आपने पहले भी सुना है ये शब्द हमारे से। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम वैदिक काल से गणेश जी की परंपरा पर चले थे और आज भी चल रहे हैं, और वही शाश्वत है। परिक्रमा जीतती है, पराक्रम हारता है। क्योंकि उसके बाद हमने सोचना बंद कर दिया। गणेश जी ने परिक्रमा की तो परिक्रमा बहुत अच्छी है, इसलिए जी, करना चाहिए, तो और हम पेड़ों के भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति तो अहिल्या की शादी में हुई। जी हाँ। अगर आप याद करें तो गौतम ऋषि ने कल कामधेनु के चक्कर लगाए और पहुंच गए जी हाँ। कि साहब हम पहले चक्कर लगाए हैं। तो नहीं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं इतना गया, गणेश जी पर ध्यान गया तो गणेश जी प्रचलित हो गए कि गणेश जी ने माँ की परिक्रमा लगाई थी। भले ही माँ के प्रति श्रद्धा हो ना हो, आजकल लोग यही इसी उदाहरण को लेकर के और आगे बढ़ जाते हैं कि परिक्रमा लगाइए। तो आजकल वो जो परिक्रमा है वो राजनीति में आ गई है। तो व्यंग्यकार को उसका परिष्करण करना चाहिए ना। प्रवासी साहित्य दीदी जो आ रहा है जी उसमें व्यंग की मात्रा कम है। भारत के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा व्यंग्य ज्यादा लिखा जा रहा है, क्या इसके जी। पीछे कोई विशेष रीजन है? देखिए, मैंने अभी एक जगह पढ़ा था, जो मुझे पत्रिका का नाम याद नहीं है, तो एक पत्रकार गया विदेश और उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ वो जो पत्रिका निकलती थी सटायर की, व्यंग्य की, वो पत्रिका दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा कि साहब पत्रिका क्यों दिखाई देगी, क्योंकि पत्रिका इसलिए निकली थी कि हमारे देश में जो विसंगतियां हैं वो बहुत बढ़ रही थी। अब चूंकि देश में विसंगतियां ही खत्म हो गई हैं, तो उस पत्रिका को निकालने का क्या मतलब, इसलिए हमने पत्रिका को बंद कर दिया। अब हमारे देश में कोई समस्या नहीं है। लेकिन दीदी सारे एंगल से देखो तो विसंगतियां तो खत्म हो ही नहीं सकती। पता नहीं, ये मैंने ही पढ़ा था और मैंने कोट भी किया है उसको। अच्छा, कि एक देश की पत्रिका इसीलिए बंद हो गई क्योंकि वहां विसंगतियां खत्म हो गई, व्यंग को पढ़ पढ़ के लोग इतने सुधर गए। क्या बात है। जी, तो व्यंग सुधार भी सकता है, नहीं, पर हमारे व्यंग में उतनी दम नहीं होगी। व्यंग सुधारता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि प्रवासी साहित्य में व्यंग की कमी है। आंतरिक जो साहित्य लेखन हो रहा है उसमें व्यंग की मात्रा अधिक है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपको क्या लगता है क्यों पाठक कनेक्ट नहीं हो रहा व्यंग से या अन्य विधाओं से? इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से, मेरा अपना जो विचार है वो ये है कि पाठक भी इसी समाज का व्यक्ति है, इसी समाज में रहता है। जो व्यंग में लिखा होता है, व्यंग ज्यादातर सापेक्ष दृष्टि को लेकर ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं लिखा जाता कि लाठियां चलने लगे, ठीक बात। या लोग बगावत पर उतर आए, इतना प्रभाव आज के व्यंग में नहीं है। तो चूंकि पाठक भी इसी समाज का है, इसलिए वो समझता है सब बेकार है, सब तो वैसे ही चल रहा है, फालतू इनका आदेश, इनका उपदेश क्यों हम पढ़ें। उस पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो लेखन में जो बातें लिखी होती हैं उस पर भी उसको भरोसा नहीं होता जी। तो बहुत सुंदर, इसलिए व्यंग्य भी निष्प्रभावी होता चला जा रहा है। बस हाथ से जिसमें ज्यादा रहता है, कवि सम्मेलनों में इसमें उसमें थोड़ा बैठ जाता है, हंस लेता है,
और अपने अंदर की जो भड़ास निकालना। हाँ, अपना भड़ास भी निकालता है, और अंदर जो तथाकथित के अंदर जो तनाव रहता है उसको भी थोड़ा सा कम करता है। तो यही बात हो गई कि साहित्य के अक्षरों में भी अब वो ताकत नहीं रही कि वो समाज को बदल सके ठीक या है, समाज को अपने साथ रख सके। लेकिन के लिए लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे? ठीक कह रहे हैं, अभी तो लोग अपना कद ऊंचा करने के लिए लिख रहे हैं, लगे हुए हैं। अब परसाई ने बहुत सही सही लिखा था, लेकिन उनको भी तो भुगतना पड़ा। ठीक बात। तो उस घटना से नवोदित लोगों में तो डर रहता है हाँ कि यही ना हो जाए। शरद जोशी ने थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाया। हाँ, तो ठीक और रहा जी। वेल, जब पाठकों की कमी अभी हमको अखरती है और साहित्य के पाठन और वाचन का कार्य अभी भी सीमित मात्रा में है, तो भी लेखक लिखे जा रहा है, कोई पढ़े या ना पढ़े। पढ़ने इंटरेस्टिंग चीज होती है कि प्रकाशक 5 ऑथर कॉपी देता है तो बहुत से लोग कहते हैं बस 5 कॉपी दे दीजिए, जबकि दैहिक पुत्रों को या संतानों को तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मानसिक संतानों का भी तो कुछ फर्ज के लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप लिख करके केवल अगर उसमें अलमारी में लगा लेते हैं तो जग तक कैसे पहुंचेगा, दुनिया तक? वो दुनिया, हाँ जी हाँ, वो अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं कि मेरी 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, मेरी 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, इस तरह से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपने कितनी किताबें छापी और कितनी किताबें बढ़ाई। लेकिन जहां तक आपने जो पाठकों की बात कही, तो मुझे नहीं लगता कि पाठक कम हुए हैं। अच्छा। पाठकों के पास रास्ते बहुत हो गए हैं। पहले एक ही रास्ता था, पुस्तक पढ़ना या फिर अखबार पढ़ना, लेकिन आज तो डिजिटल मीडिया के कारण कितने रास्ते हो गए हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, उनका अपना वीडियो है, तरह तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो वो इन माध्यमों से भी व्यंग को पढ़ता है, साहित्य को पढ़ता है, अपना मनोरंजन करता है, समय पास करता है। अब खाली किताबें ही नहीं रह गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण है जिसके कारण किताबों के पाठक कम अपने को लग रहे हैं, बाकी कम हुए नहीं है। डिजिटल युग में आपको क्या भविष्य दिखता है साहित्य का? अच्छा भविष्य है, बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, वो सारी दुनिया में पहुंच जाता है। आज आप यहाँ कहते हैं और आपकी बात वहां तक पहुंच जाती है। पहले ये सुविधा नहीं थी, इसलिए साहित्य की गति तो तेज हुई है। और इसका जो मुख्य कारक है वो डिजिटल मीडिया ही है आज जो चल रहा है। इसलिए भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वर्णिम भविष्य है। इस समय इतनी तेज गति कभी साहित्य की नहीं रही है। वो युग अलग था, देवलोक की नारद जी कुछ बात कहने के लिए, संदेश देने के लिए स्वर्ग से धरती पर उतर आया करते थे। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस मीडिया ने, जी हाँ, आकाशवाणी हो जाती थी, लेकिन इस मीडिया ने आकर के वो करके दिखा दिया है कि, और बता भी रहा है कि पहले की बातें झूठ नहीं थी, वो भी सच थी। ऐसे ही कुछ रहा होगा, उनके पास भी वीणा में कुछ रहा होगा। इसलिए अब एक आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ कि लेखन कार्य के अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? देखिए, मैं जिस परिवार में पली बड़ी, बचपन के संस्कार कभी जाते नहीं जाते, वो हमारे खून में रच बस जाते हैं, हमारी सोच में बस जाते हैं। उससे आगे निकलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जी। तो मैं ऐसे परिवार से रही हूँ जहां पर बहुत समस्याएं रही, कर गुजरान गरीबी में वाली गुनताड़े में रहते थे। और जहां पाठक सबने मिला है, उस घर में जब गई तो वहां तो और ज्यादा बेहतर माहौल था, इससे भी ज्यादा, कि आपको पुस्तक पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको अखबार पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम बहू हो इस घर की, अखबार नहीं पढ़ सकती, पुस्तक नहीं पढ़ सकती, पढ़ने लिखने की बात नहीं कर सकती, केवल चौके में है। तो इस तरह की जब माहौल मिलता है तो कितना आदमी प्रतिकार करेगा, कितना प्रतिकार करेगा। लेकिन फिर भी
कई बार परेशानी ये होती है, वैसे माफी चाहूंगा कहने की, कि ये जो प्रतिकार करना होता है इसमें महिलाएं एकजुट नहीं हो पाती। घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों के अलग अलग मंतव्य या अलग 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 सिद्धांत होंगे। ऐसा नहीं कि अगर हाँ। एक के प्रति कुछ हो रहा है तो बाकी सारी महिलाएं साथ खड़ी हों। नहीं नहीं, वो अलग चली जाती है। वो वो कहती है ये ऐसी हैं। तो इस तरीके से माहौल रहा। तो मेरी कोई शौक नहीं है, सारे शौक खत्म हो गए हैं। जब थोड़ी सी आजादी मिली, मैं छत्तीसगढ़ में आई अपने पति के साथ, तो मुझे कॉलेज से बुलावा आया, मैं यहाँ पर प्रोफेसर बनी। तो थोड़ी अपनी जिंदगी जीने लगी, केवल उतनी ही कि पढ़ना लिखना, गोष्ठियों में जाना, पुरुषों से बात करना, बस इसके ज्यादा अलावा मेरी कोई हॉबी नहीं है। कोई फैशन की हॉबी नहीं है, कोई शौक श्रृंगार की हॉबी नहीं है। तो घूमने फिरने का तो होना चाहिए। हाँ, घूमने फिरने का भी नहीं है, क्योंकि इतनी आदत बुरी पड़ गई थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते बिना किसी पुरुष की। जब तक पुरुष नहीं ले जाएगा तब तक आप देहरी के बाहर पाँव नहीं रख सकते। तो वो भी खत्म हो गया। अब आदत ऐसी पड़ गई कि एक रुमाल भी खरीदना है तो साथ में चलना है। मैं 50 साल से रायपुर में रह रही हूँ, 45 सालों से, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। ओह गॉड, एक्चुअली आपने इतना लिखा है, लोगों को रास्ता दिखाया है विसंगति। हाँ, खुद ही रास्ता नहीं है। और खुद रास्ता भूल जाएंगे तो कैसे बनेगा। लेकिन मेरे पति इतने सहयोगी रहे कि उन्होंने कभी बंधन नहीं लगाया, लेकिन मेरे अंदर ही वो बात समा गई, इसलिए मैं नहीं जाती। ठीक बात है। बस ये, और कहीं कोई बात नहीं है, सब अच्छा है, बढ़िया है। नवोदित जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है सर कि लेखन व्यंग्य का हो या किसी और विधा का हो, वो बहुत परिश्रम चाहता है जी, धैर्य चाहता है, समय चाहता है। कि पहले तो आप खूब पढ़िए, उस पर विचार करिए, अपनी भाषा पर गौर करिए। भाषा यदि आपकी उचित नहीं है, साहित्य व्यंग्य के लायक नहीं है, या आपकी शैली कविता के लायक नहीं है, या आपकी शैली संवेदनशील नहीं है, तो आप कहानी नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमको अपना ये आधार मजबूत करना चाहिए, और आधार मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम बहुत पढ़ें और काफी समय दें सीखने के लिए। फिर हम लिखें, लिखने के बाद आप रचना रख दीजिए, 8 दिन बाद फिर उस रचना को निकालिए, फिर आप पढ़िए, फिर रचना निकालिए, फिर आप पढ़िए, तो आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो लिखा है उसमें सुधार की गुंजाइश है, आप खुद ही उसको सुधारेंगे। उसके बाद आप छपवाइए। लेकिन हम ये सोचते नहीं, हम सोचते हैं अभी हमने रचना लिखी है और तुरंत हम उसको प्रकाशित करने की टोह में लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि स्तरहीन और प्रभावहीन साहित्य जब सामने आता है तो लोगों की जो उमंगे हैं, लोगों की जो चाहत है साहित्य पढ़ने की, वो खत्म हो जाती है कि साहित्य तो ऐसा ही, इससे अच्छा तो हम भी लिख सकते हैं। तो साहित्य होना चाहिए प्रेमचंद का साहित्य, साहित्य होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल का साहित्य, फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य। और ये कहने को कहानियां लिखते थे प्रेमचंद जी, लेकिन उसमें व्यंग्य की धार इतनी बारीक है कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हाँ, मैंने तकरीबन पूरा प्रेमचंद का साहित्य पढ़ा तकरीबन। जी हाँ। तो मैं तो मानूंगा कि उनकी कहानियों में वक्रोक्ति होती है। वक्रोक्ति भी है। तो वक्रोक्ति हर कहानी में देखने को मिलती है, तो इसलिए उसे व्यंग्य की सीमा में लाया जा सकता। जी हाँ। पाठकों के लिए आपका क्या संदेशा होगा? ये तो सबसे कठिन प्रश्न तो यही है कि पाठकों के लिए क्या संदेश दूं मैं। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई ये लोग बेचारे लिख रहे हैं तो आप पढ़िए, है ना। आप ऐसा साहित्य पाठकों के सामने रखिए कि पाठक अपने आप को उससे बचा ना सके, पढ़ने के लिए वो लालच दिखे। पहले हम लोग लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते थे। हम लोग क्या, हमारे पहले पूर्वज भी जाके लाइब्रेरी में पढ़ते थे। पहले इतनी किताबें नहीं छपा करती थी जितनी आज, तो प्रकाशन हर चौराहे पर आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो लोग जाते थे, एक दूसरे से मांग कर पढ़ते थे। मैंने प्रेमचंद के गोदान के बारे में एक जगह पढ़ा था, पता नहीं किसकी टिप्पणी थी, कि जब मैंने प्रेमचंद के गोदान को लाइब्रेरी से इश्यू कराया और घर में लेकर आया
तो उसमें मैंने देखा कि पन्ने के हर कोने पर हल्दी और मिर्ची के दाग लगे हुए हैं। मतलब महिलाएं रसोई में खाना बनाते बनाते भी उस साहित्य को बनाते पढ़ती बनाते थी। पढ़ रहे हैं। हाँ, इतना रुचिकर होता था साहित्य, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आज ऐसा इसलिए नहीं है कि एक तो डिजिटल मीडिया ने सारा खेल खत्म कर दिया है कि नहीं, उनको क्या पढ़ते हो, मुझको एक देखो। एक मुझे लगता है दीदी, एक और पॉइंट है। जी हम अगर आपसे कहें कि आप ये पढ़ो, हाँ तो आप उसे आदेश मानोगे, जी हाँ। और आदेश मानोगे तो उसका पालन नहीं करोगे। नहीं दूसरा तो देखिए, चीज ये, आदेश आदेश, हाँ, आदेश आदेश में भी तो अंतर होता है। नहीं, दूसरा जो वास्तविक आदेश है वो ये कि पढ़ के तो देखें। ये भी है। मुझे लगता है कि लेखकों को पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। कि पढ़ो, उनको कहना चाहिए पढ़ के देखिए तो क्या लिखा है इसमें। क्या लिखा है। तो इसके लिए एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, पढ़ के देखिए तो। सही बात है, अच्छी मुहिम होगी, पढ़िए, पढ़कर देखिए तो। पढ़ के तो देखिए, तो पाठक को लगेगा हाँ ठीक बात है भाई, पढ़ के तो देखते हैं। पढ़ के तो देखिए जैसे एक बीच कैसी। कार्यक्रम आता था, हाँ हाँ। उसमें क्या हर्ज है। अभी तो ऐसा है सर कि यहाँ पर कोई आता है जिसे कहते हैं कि आपका उपन्यास छपा, जरा दीजिए, मैं 8 दिन में पढ़ के दे दूंगा, फिर वो 8 साल तक चेहरा नहीं दिखाते, नहीं आता, नहीं क्योंकि आता, पढ़ना नहीं है। नहीं आता। वो जो दिया तो समझो गया। हाँ, और निःशुल्क किताबें आप कितनी भी बांटते रहिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ता, बेकार जाती हैं किताबें, किसी को पढ़ने का शौक ही नहीं। कुछ कुछ ऐसे मिल जाते हैं 100 में 10 जो वास्तव में पढ़ते हैं और बताते भी हैं कि मैंने पढ़ा तो इस किताब में क्या निकला। अपने परिवार के लोग ही नहीं पढ़ते तो हम बाहर वालों की क्या बात करें। हाँ सही कह रही हैं। मेरे घर में नहीं मालूम कि मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है। कई बार आप किसी अपने को दिखाओ कि देखो मेरी किताब आई है, अरे वाह बहुत सुंदर, बधाई हो, हाँ, रख लो। बधाई शब्द इतना प्रचलित हो गया है, वो टॉनिक की तरह हो गया बधाई। अगर आपने बधाई लिख दिया है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और हाँ, कितनी बधाइयां मिली, कितनी फेसबुक शुभकामनाएं पे, मिली, कितनी लाइक मिली। फेसबुक पे कोई पोस्टिंग करने के बाद बधाई तो देखना होता बस बस, फिर है। हम गिनते भी हैं कि हमको 101 लाइक मिली है, हमको 75 लाइक मिली है। अच्छा, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जी अपने को एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो गिनती लिखते हैं, 627वां पुरस्कार वर्ष 2021 में। अरे बाप रे, सारे पुरस्कार उधर ही चले गए। नहीं, ऐसे इसकी संख्या उनकी कैसे बढ़ी है मैंने पता किया। वो स्कूल वालों के साथ में बातचीत करते हैं, स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम हो गया तो उस प्रोग्राम को वो अपना सम्मान मान लेते हैं। अच्छा अच्छा, आपने इस खबर को पढ़ के अपनी तरफ सोचा होगा कि मुझे कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कामना तो करनी ही नहीं चाहिए। हम तो निर्वासनो निरालंबो स्वच्छंदो मुक्त बंधना संसार क्षिप्त बातें न चेष्टते शुष्क पर्णवत, हम भी इस विचारधारा के में, ठीक है ना। उसमें पंजाबी में कहावत है, आंदा है ते आंदे पापे, जानदा है ते जानदे पापे। ये बहुत अच्छा व्यंग का विषय दिया है। 627 पुरस्कार मिल गए। नहीं, वो मैं ढूंढूंगा, मैं आपको मैसेज ही भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लिखिए इसके ऊपर, हाँ, पुरस्कार ही पुरस्कार, पुरस्कार ही पुरस्कार, फिर भी दरकार। फिर भी दरकार। तो इसी के साथ विदा लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना समय दिया और सारे प्रश्नों के या सारे दिमाग में आए बातों के आपने खुलकर जवाब दिए। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के सत्र समय समय पर चलते रहें और आपका गाइडेंस जो है ना वो अनुस्वार मंच को मिलता रहे, और अनुस्वार मंच के जो पाठक और श्रोता हैं उनको भी फायदा होता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आभार तो आपका है कि आपने मेरे लिए इतना समय निकाला और मुझको इस योग्य समझा कि भाई इनसे कुछ प्रश्नोत्तरी की जाए। नहीं नहीं नहीं, वरना महिलाएं तो लाइन के पीछे ही खड़ी रहती हैं। हमारा उद्देश्य ही उनको है। आपका, हाँ, आपका नहीं है। तो लाइन बनी है उसमें पहले वाले आदमी को आखिर में देखा जाए और आखिरी आदमी को आखिरी वाले आदमी शुरू किया जाए, अभी तो आनंद आएगा। हाँ। जो हाशिए पर खड़ा है
वही सबसे बड़ा है। पर आजकल हाशिए वाले भी चतुर हो गए, बोलने लग गए हैं। बिल्कुल अब ठीक आप है। इतना नहीं, आप इतना न्याय नहीं कर सकते। नहीं, हमने न्याय तो रखा ही नहीं। अभी सिर्फ अभी अभी तो आप फेसबुक में कुछ समूहों से जुड़े नहीं हो, जो हम महिलाओं का समूह, उसमें आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि मेरे महिलाएं को कितनी मेरे आगे को बढ़ गई हैं। जोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, वो वो परमिशन तो नहीं भविष्य है। पुराण में लिखा हुआ है कि हाँ महिलाएं हाँ, सारा शासन बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। हाँ, हम लोग बहुत सोचने तैयार। लगी हैं और हम बहुत कुछ लोग बोलने लगी हम्म हैं। तो हमें ऐसे ग्रुपों के बारे में जानकारी दीजिएगा, ज्ञानवर्धन होगा उन लोगों की बातों से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। चलिए, चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार आपका। फिर मिलते हैं।